मार दिया। अरे उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो, मैं बोल रहा फांसी दे दो। जब आप ये ललन टॉप शो देख रहे हैं तब तक देश की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से जुड़े मामलों की देश की सबसे बड़ी बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री मौजूद रहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी। इसके अलावा श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक अलग अलग सुरक्षा बलों की खुफिया एजेंसियों की मीटिंग चल रही है। और क्यों चल रही है? जमीन पर स्थिति का जायजा लिया जाए, पूरी घाटी में और जम्मू के इलाके में, पाकिस्तान की सीमा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़े इलाके में यानी कि एलओसी में सुरक्षा के ऑपरेशंस किस तरह से सघन किए जाएं, आतंकवादियों की धरपकड़ किस तरह से तेज की जाए और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, धर्म पूछकर मारा गया है, उस पर आगे की कार्रवाई क्या हो, देश का जवाब क्या हो। और इन सब के लिए कागज पत्तर खंगाले जा रहे हैं, धरपकड़ की तैयारियां हो रही हैं, एनकाउंटर भी शुरू हो चुके हैं। जब आप मुखातिब हैं हमसे तब कुलगाम में ऐसा ही एक एनकाउंटर चल रहा है। पूरे देश की निगाहें सरकार के अगले कदम पर है और सबको कुछ ठोस चाहिए, कुछ ऐसा कि अगली दफा किसी की हिम्मत न हो बेकसूरों की जान लेने की। हम पहलगाम आतंकवादी हमले पर कल भी बात कर रहे थे और आज भी पूरा ललन टॉप शो इसी विषय पर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी एक्शन प्लान बनाने में जुटे हैं। साथ ही हम कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमले के बारे में अब तक हमारे पास और क्या जानकारी है, आतंकवादी कहां से आए, जिस जगह आतंकी हमला हुआ वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने अब तक क्या एक्शन लिया है, ये साजिश कितनी बड़ी थी, इसके तार किससे जुड़ रहे हैं, किन किन आतंकवादियों के चेहरे नाम सामने आए हैं और इसके सूत्र किस तरह पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही है, इन सब पर भी बात करेंगे। क्या आतंकवादियों को स्थानीय स्तर पर किसी तरह की मदद मिली और हमले में जान गंवाने वालों की कहानियां क्या है, हमसे कहां चूक हुई। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। ये मंजर दिल तोड़ने वाला है। भारतीय नेवी के लेफ्टिनेंट रहे विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी पति के पार्थिव शरीर के सामने विलाप कर रही हैं और उनका दुख हर भारतीय की छाती में महसूस हो रहा है। हर किसी को उन पर यानी विनय पर गर्व होना चाहिए कहते हुए हिमांशी रो रही है। विनय समेत 26 लोगों को आतंकवादियों ने 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में मार डाला। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, देश के अलग अलग राज्यों के निर्दोष नागरिक मारे गए। पूरा देश जख्मी हुआ और अब एक्शन की तैयारी और बारी है। और क्या हो रहा है एक्शन की तैयारी के तौर पर? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत आतंक के सामने झुकेगा नहीं, इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिनमें वो इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। जब 22 अप्रैल की शाम को इस आतंकी हमले की खबर आई, अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हुए और वहां उन्होंने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की। शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना अरब देशों का दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और देर रात भारत के लिए रवाना हुए। 23 अप्रैल की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। इसमें उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री मौजूद थे। दिल्ली के बीच जानकारी आई कि हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहलगाम जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया ही था, उसके बाद वो पीड़ित परिवारों से भी मिले। फिर 23 तारीख की शाम को ही सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास में। ऐसी जानकारी है कि इस बैठक में एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है और जानकारी दे रहे हैं न्यूज़रूम से हमारे साथ। आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की 2.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक के बाद एमईए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया गया, जो ताजा जानकारी हमारे सामने आ रही है, वो कुछ इस प्रकार है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में साल 1960 में सिंधु नदी तक की 5 नदियों को लेकर समझौता किया गया था, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी किया कहते हैं, भारत ने उसको होल्ड में डाल दिया है। अटारी बॉर्डर है जो पंजाब में लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अटारी का कोस्ट जो है उसे क्लोज कर दिया गया। मान के चलिए जो अटारी ट्रेड गेट है उसको ही बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी जो नेशनल है उनको 7 एक्सेप्शन वीजा के तहत भारत में यात्रा करने की छूट नहीं होगी। इसके अलावा जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद है उसे कहा गया है, 7 वीजा के तहत उसे कहा गया है कि आप 48 घंटे के अंदर देश छोड़कर अपने वतन वापस लौट जाएं। और जो भी मिलिट्री एडवाइजर्स पाकिस्तान के भारत में मौजूद हैं, जो उच्चायुक्त वगैरह में उच्चायुक्त में मौजूद रहते हैं, उन्हें कहा गया है कि ये पर्सोना नॉन ग्राटा यानी उनकी मौजूदगी अनएक्सेप्टेबल है, उनकी मौजूदगी मंजूर नहीं की जाएगी। इसके अलावा इंडिया ने भी ये कहा है कि जो एडवाइजर्स हैं उनको होल्ड लगाने के साथ जो पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त है, वहां पर जो भारतीय कर्मचारी हैं उनको भी वापस बुलाया गया है। जो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन है उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया है। बोला गया है कि एक हफ्ते के अंदर, आज से शुरुआत होने वाले एक हफ्ते के अंदर आप में से आधे लोग लगभग अपना कमीशन छोड़ दें, देश छोड़ दें, अपने वतन वापस लौट जाएं, क्योंकि हम स्ट्रेंथ कमीशन की स्ट्रेंथ को जो है वो लिमिट कर रहे हैं। कमीशन सिर्फ 30 कर्मचारी ही रह सकेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर जो हैं पाकिस्तान मिशन के, उन सभी को पर्सोना नॉन ग्राटा कहा जाता है। और साथ में मिनिस्ट्री ने जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद कहा है कि परपेट्रेटर्स ऑफ अटैक विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, इंडिया विल बी अनरिलेंटिंग इन द परस्यूट ऑफ दोज हु हैव कमिटेड टेरर एक्ट्स। इसके अलावा ये तो मीटिंग से निकलने वाले आया अपडेट है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के बुलावे पे कल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आज एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कल की तारीख में अपने सूबे के तमाम पार्टियों की एक मीटिंग आहूत की है। बैक टू द स्टूडियो। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत सरकार किस तरह की कार्रवाई पर विचार कर सकती है, विकल्प क्या है? हम सब जानते हैं कि उड़ी के हमले के बाद जमीन के रास्ते सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और पुलवामा के हमले के बाद हवाई रास्ते से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक से इतर जो आतंकवादी मौजूद हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, उनकी सहायता का जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सिस्टम है, उनके लिए जहां से सेफ पैसेज उपलब्ध होते हैं और जिसके जरिए वो अपने टारगेट चुनते हैं, और उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है जिसमें कई इस तरह के हमलों के बाद चाहे वो सुरक्षा बलों पर हो या नागरिकों पर, वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इनकी रोकथाम, इनके खात्मे के लिए अलग अलग विकल्पों पर बात हो रही है। इस हमले को लेकर अभी
तक और जानकारी क्या सामने आई? आतंकवादियों ने शातिर तरीके से प्लान बनाया, भेष बदल कर आए। हमने के पीड़ितों ने बताया कम से कम 4 आतंकवादी अचानक से जंगल से निकल कर आए, फायरिंग शुरू कर दी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े दीप्तिमान तिवारी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 4 नहीं 7 से ज्यादा आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर है। उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी सोफिस्टिकेटेड राइफल्स थी। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों की तस्वीरें और स्केच भी जारी किए हैं जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। इनमें से 2 आतंकवादी विदेशी बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए, और 2 स्थानीय। ये भी सामने आया है कि ये आतंकवादी पश्तो भाषा में बात कर रहे थे और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि ये पाकिस्तान के हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। इन्होंने कैमरे वाले हेलमेट पहन रखे थे, हमले से पहले इलाके की रेकी की थी। इन आतंकवादियों के पास मिलिट्री जैसे अत्याधुनिक हथियार थे ही, साथ ही ड्राई फ्रूट्स और दवाइयां भी थी। लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी को इस जनसंहार का, इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इंडियन से जुड़े मुनीश चंद्र पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने कुछ और बातें भी बताई। पहली बात, लश्कर तैयबा के एक जो फर्जी फ्रंट है जो उन्होंने नाम के लिए खोल रखा है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसके फाल्कन स्क्वाड के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। इस स्क्वाड को हाल ही में हथियारों का जखीरा भेजा गया था। फाल्कन स्क्वाड सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। इंटेलिजेंस के इंटरसेप्ट्स में इस बात की पुष्टि भी हुई कि आतंकवादी अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। इस बातचीत के डिजिटल फुटप्रिंट्स पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के कराची शहर तक जाते हैं। मतलब इस आतंकी हमले को केवल एक स्टैंड अलोन एक्ट की तरह नहीं देखा जा सकता है, इसके तार बहुत सी जगहों से जुड़ रहे हैं। इसी के लिए भी ये कहना कि एग्जैक्टली कैसे हुआ थोड़ा मुश्किल होगा। हमने जो बात की जो इंटेलिजेंस में, खासकर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस लोग हैं, उन लोगों से भी अभी भी वो पूरी कड़ियों को जोड़ रहे हैं। कुछ चीजें बिल्कुल ही साफ हैं। इस तरह की गतिविधि कोई लोन वुल्फ अटैक नहीं कर सकता। कुछ 4 लोग बैठ के 6 लोग बैठ के आपस में प्लानिंग नहीं कर सकते। इसमें आपको कहीं ना कहीं मिलिट्री सपोर्ट चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होना चाहिए। जैसा कि हमने 26/11 में देखा था। 26/11 में कमांड कंट्रोल सेंटर पाकिस्तान में था और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा था। अभी तक के जो भी सबूत सामने आए हैं उसके आधार पर इस बात में कोई शंका नहीं है कि कहीं ना कहीं कमांड एंड कंट्रोल मौजूद था। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ था, रेकी की गई थी। अगर आप गाड़ी लेके जाना भी चाहें तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस तरह की जगह की रेकी की गई थी, इसकी पहचान की गई थी कि क्यों इस जगह को ही टारगेट किया जाए। जहां तक सवाल आता है कि क्यों एक पैटर्न को तोड़ा गया, सैलानियों को, टूरिस्ट पे अटैक नहीं होते थे कश्मीर में, क्यों इस पैटर्न को आखिर तोड़ा गया। इसमें कई थ्योरीज हैं। जो सबसे प्रबल थ्योरी जो अभी हमें सुनने में मिल रहा है, जो दिल्ली के सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो प्रो टेरर एलिमेंट्स हैं, खासकर पाकिस्तान की मिलिट्री में, उनके पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। वो भारत के मेनस्ट्रीम शहरों से कट गए हैं। बहुत सालों से नहीं सुना होगा कि दिल्ली में, मुंबई में या बैंगलोर में कोई धमाका हो गया, ऐसा होता नहीं है। भारत की इंटेलिजेंस बेहतर हो गई है, कश्मीर में भी उतना आसान नहीं रह गया। तो ऐसे इलाके जहां माना जाता था कि वहां पे रिस्क नहीं है, उसको पकड़ा गया। क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि सैलानियों से भरे जगह पे हमला होगा, क्योंकि स्थानीय कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। अगर स्थानीय कारोबार को नुकसान पहुंचा तो आतंकियों को कभी लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक लीस्ट एक्सपेक्टेड टारगेट था, जिसे बहुत ही स्ट्रेटजी के तहत कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे लोगों ने एक कॉल लिया है कि हमें कुछ करने की जरूरत है। ये शायद एक आखिरी विकल्प था जिसे पाकिस्तान में बैठे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी इस चीज को, जिन लोगों ने कहते हैं, जिन लोगों ने बटन दबाया, ये उनका कॉल है। दर्शकों को ध्यान होगा 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले में भी यही पैटर्न था, जब आतंकवादी लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात कर रहे थे और हमने सबूत समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को प्रमाणित भी किया था। अब हमले की जगह पर आते हैं। कश्मीर की घाटी के पहलगाम का इलाका और वहां बैसारन की वादियां, इन्हें भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घने जंगल और विडोज यानी बड़े बड़े हरे भरे मैदान इसे एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। पर यह इलाका सुंदर के साथ खतरनाक भी है। पहलगाम से बैसारन तक पहुंचना आसान नहीं, ऊंचे नीचे और कच्चे रास्ते कई तरह की मुश्किलें पैदा करते हैं। आतंकवादियों ने इस पहलू का फायदा उठाया। यही वजह थी कि उन्होंने समय लेकर चुन चुनकर हत्या की और उसके बाद फरार भी हो गए। इस इलाके के बारे में और जानकारी दे रहे हैं न्यूज़रूम से हमारे साथी सिद्धांत मोहन। अगर आपको 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए अटैक का टेरेन समझना हो तो ये मैप देखिए। ये चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका जो है, घाटी का जो इलाका है वो है कश्मीर। प्लेन है, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। या कुछ श्रीनगर दिख रहा है। श्रीनगर से सड़क आ रही है जो जम्मू तक जा रही है, इसी पर पड़ता है ये अनंतनाग। अब मैं इसको जूम करूंगा यहाँ से, तो अनंतनाग से सड़क जाती है जो सीधा पहलगाम जाती है। ये रहा पहलगाम का इलाका और पहलगाम से ही 5-6 किलोमीटर की मुश्किल से दूरी पर है वो बैसारन की घाटी। ये पॉइंट हमने पहले से मार्क करके रखा हुआ है। इस घाटी में ही ये आपको प्लेन्स दिख रहे हैं ना, मीडोज जो दिख रहे हैं। आप चढ़ाई करके जाते हैं, पहलगाम टाउन से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता नहीं है तो आपको खच्चर या घोड़ों की मदद से या पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। आप चल के यहाँ पर आते हैं तो इस वाले इलाके में पहुंचते हैं जहाँ पे 22 अप्रैल को फायरिंग हुई थी, टारगेटेड किलिंग्स की गई 26 से 28 लोगों की। इस इलाके में देखने में तो बहुत पास है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। इस वजह से भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में और सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आई, क्योंकि चढ़ाइयाँ तीखी हैं। इस पहाड़ों की घने जंगल हैं, पाइन ट्रीज पाए जाते हैं और थोड़ा अनमार्क्ड भी टेरेन भी है। ये जगह इसलिए भी जरूरी है इस पर सिक्योरिटी बनाए रखना, क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। अमरनाथ यात्रा अगर आप यहाँ से देखें तो अमरनाथ यात्रा कहीं यहाँ पर, अमरनाथ केव कहीं यहाँ से सिचुएटेड है। पहलगाम से यात्री शुरू करते हैं अपनी यात्रा, वो यहाँ पर आते हैं, कुछ आगे गांधरबल से भी होते हुए आते हैं, वहाँ पर व्यवस्था, लेकिन ज़्यादा यात्री यहाँ से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। अगर आप इतिहास देखें तो साल 2000 में अमरनाथ यात्रा में मास शूटिंग हुई थी पहलगाम के बेस कैंप में, जिसमें 32 लोग मारे गए थे। 21 तीर्थयात्री थे, 7 गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग थे, 3 अधिकारी थे, एलटी ने जिम्मेदारी ली थी। साल 2000 अगले साल फिर से शूटिंग हुई शेषनाग लेक के पास, जो यहाँ पर कहीं मौजूद है, अमरनाथ मंदिर के पास। उसमें 13 लोग मारे गए थे और 15 घायल हुए थे। फिर ठीक अगले साल 2002 में भी फिर से अटैक हुआ 2 दिनों पर, जुलाई में एक दिन और अगस्त में एक दिन। उस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी और 13 लोग घायल हुए थे। उसमें शूट किया गया था लोगों को और ग्रेनेड हल किए गए थे। इसके बाद कई अटेम्प्ट्स अनफॉइल हो गए, समय से फॉइल हो गए, समय से तो दिख नहीं पाए सही तरीके से, वो दर्ज नहीं हुए, घटनाएं विफल कर दी गई। फिर साल 2017 में अमरनाथ यात्रा मैसेकर जिसको कहा जाता है वो हुआ। बस आ रही थी अमरनाथ श्राइन से लौट रही थी, चंदनवाड़ी के पास, उस बस पे फायर खोला गया। उसमें 8 लोग मारे गए और 18 लोग घायल हुए। आप देखेंगे तो इन सारी घटनाओं में, इंक्लूडिंग जो 22 अप्रैल को घटना हुई है, इन सारी घटनाओं में एक ही संगठन का हाथ है, उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स का हाथ है, इसका नाम है लश्कर तैयबा। जब से आतंकवादी हमले की जानकारी सामने आई, एक बात बार-बार दोहराई जा रही है कि पहलगाम जैसे टूरिस्ट इलाके में आतंकी हमले दाएं-बाएं होते थे, लेकिन इस बार इस सेंटर को निशाना बनाकर क्या संदेश देने की कोशिश की गई? अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे और कोविड-19 महामारी के बाद से भारत सरकार की कोशिश रही है जम्मू कश्मीर में पर्यटन बहाल हो, जनजीवन सामान्य हो। और जनजीवन सामान्य होने के लिए पर्यटन जरूरी, क्योंकि यही जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस संबंध में कुछ आंकड़े दिए हैं। आप बरस देखिए और पर्यटकों की संख्या जो 2 खांचे में बटी होगी। एक, जम्मू कश्मीर गए कुल टूरिस्ट और उसमें भी कश्मीर घाटी में गए टूरिस्ट। 2018 में कुल टूरिस्ट थे 1,63,00,000 और कश्मीर घाटी में 8,30,000 से ज्यादा टूरिस्ट। 2019 में कश्मीर घाटी के लिए आंकड़ा घटकर 5,65,000 हुआ, लेकिन अगले बरस महामारी का साया था तो और घटा और 41,000 पर ही रह गया। उसके बाद 2020 के बाद से वापस से टूरिस्ट का रुख शुरू हुआ। 2021 में घाटी में 6,65,000 टूरिस्ट पहुंचे। 2022 में यह संख्या और कई गुना बढ़ी, 26,73,000 हुई। 2023 में
27 लाख सैलानी कश्मीर घाटी पहुंचे, यानी संख्या लगातार बढ़ रही थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बताया कि 2024 में कुल 2 करोड़ 30 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आए। अलग से कश्मीर घाटी का आंकड़ा नहीं दिया, यानी कश्मीर घाटी के लिए टूरिज्म बहुत जरूरी है। और जब ये फलता फूलता है तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से उलट कश्मीर की घाटी में स्थिति सामान्य है, वहां के नागरिक आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने के बाद से कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों के बाद से ये आंकड़े और भी आतंकवादियों को और पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के आकाओं को खटक रहे थे। और इसी नॉर्मल्सी को डिस्टर्ब करने के लिए ये आतंकी हमला किया गया। इसकी टाइमिंग देखिए, जिस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब देशों के दौरे पर हैं, तब यह हमला किया गया। और यह हमला अमरनाथ की पवित्र यात्रा के भी शुरू होने के कुछ महीने पहले किया गया। मंशा साफ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने वाला संदेश दिया जाए, टूरिस्ट को डराया जाए और पूरे देश में धर्म की बाइनरी क्रिएट की जाए। अब बात करते हैं इस हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके देश का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे का बयान है। पाकिस्तान की मीडिया एक कदम और आगे निकली और हमले की जिम्मेदारी भारत पर ही डाल दी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का एक पिछला बयान भी खूब चर्चा में आ रहा है। मुनीर ने भी हफ्ते इस्लामाबाद में कहा था कि कश्मीर उनके लिए जीने या मरने का सवाल है। 2 नेशन थ्योरी की भी बात कही थी और कहा था हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं। उनके इस बयान को कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता को रहे आतंकी संगठनों के वैचारिक समर्थन के तौर पर देखा गया। एक और बयान है जिसकी चर्चा हो रही है, जो पहलगाम हमले से 3 दिन पहले सामने आया। लश्कर का कमांडर आतंकवादी अबू मूसा रावलकोट में एक रैली को संबोधित कर रहा था। पाकिस्तान के लिए एक सामान्य स्थिति है जहां पर आतंकवादी बड़ी-बड़ी रैलियों को, सभाओं को संबोधित भी करते रहते हैं और आतंकवादियों की भर्ती भी करते रहते हैं। ये उनके लिए रोजगार का एक साधन भी रहता होगा शायद। मूसा ने इस रैली में, इस मजलिस के दौरान नफरत से सने भाषण दिए और कहा कि कश्मीर में वो जिहाद जारी रखेगा। इंडियन की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में इस तरह के भाषण की तस्दीक करने वाले कुछ आतंकवादी हमले भी हुए हैं। कुल जमा 15 बड़े आतंकवादी हमले और ज्यादातर के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इनको ये भी बताता है कि जम्मू कश्मीर में लश्कर, उसके प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये एक बड़ी साजिश का बड़े पैटर्न का हिस्सा है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले जम्मू कश्मीर में बाकायदा लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए थे और चुनी हुई सरकार भी आ गई। इसके बाद से पाकिस्तान के दुष्प्रचार का एक बड़ा हिस्सा भी शांत हो गया, क्योंकि वो बार-बार कह रहे थे कि चुनी हुई सरकार नहीं है। सवाल और भी है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े महेंद्र सिंह बंडाल की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि हमले से कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट भेजा था, इनपुट भेजा था कि एक आतंकी समूह नॉन रेजिडेंट्स पर, बाहरी लोगों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आईईडी ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन ये इंटेलिजेंस इनपुट बहुत स्पेसिफिक नहीं था लोकेशन के हिसाब से या फिर मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से, या फिर ये भी हो सकता है कि इंटेलिजेंस इनपुट आए हो, उनको सही समय पर प्रोसेस ना किया गया हो। इस समय सुरक्षा एक्सपर्ट हर तरह की आशंका पर, हर तरह की कमी पर विचार कर रहे हैं। इसलिए ये पूछा भी जा रहा है कि क्या कोई एक्शनेबल इनपुट था, अगर हां तो क्या तैयारी की गई। इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। इस बीच जम्मू कश्मीर का हाल क्या है? वहां पर इस आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर के अखबारों ने अपने पहले पन्ने को काला करके छापा शोक की तरह। हमले के विरोध में घाटी के कई स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। जम्मू में भी इसी तरह के दृश्य देखे गए। स्थानीय लोग कह रहे हैं इस बर्बरता को सहन नहीं किया जाएगा। ग्राउंड पर मौजूद है ललन टॉप के साथी अभिनव पांडे और राशिद। उनकी रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए। ये कतलेआम, ये बहुत गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया। ये हमला वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है, वो किसी के मजहब का नहीं है। ये उन्होंने बहुत कश्मीर का कत्ल किया, कश्मीर को कत्ल किया, हर पूरे इंडिया को कत्ल किया। उनको फांसी देना चाहिए इस कंडाकर पर उनको फांसी दे दो। हम साथ हो गए, हम साथ हो गए, हम साथ हो गए, उनको इधर फांसी दे दो। उन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया, उन्होंने हमारे, वो मेरी बेटी थी, वो मेरा भाई था, वो मेरा लड़का था, वो हर कोई मेरी बहन है, बेटी है, माँ है, भाई है, बुजुर्ग भी है। उन्होंने बहुत हमें दुख दिया, बहुत दुख दिया। ये जो हादसा हुआ है इस पे मुझे अफसोस है, लेकिन जो बात हो रही है ना कि कश्मीर ने किया है, लेकिन कश्मीरी लोग ऐसे नहीं है। हम कश्मीरी लोगों के साथ हैं, कश्मीरी लोग हमारे साथ हैं। मुझे 5 साल में अपना घर भूल गया है, जहाँ पे आके मुझे अपना पंजाब का घर भूल गया है कि मुझे कश्मीरियों ने इतना सहयोग दिया है, और कश्मीरी लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं। बाकी जिन्होंने जो किया है उनको सजा होनी चाहिए। इस दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। कल से हम खाना नहीं खा रहे, कल से हम चाय नहीं पी रहे, और ये हम दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी भाई है, बहन है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। और आज ये इंसानियत शर्मिंदा है, पूरी दुनिया में इंसानियत शर्मिंदा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। मगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहना चाहते हैं कि आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? सिक्योरिटी आपके अंडर आती है। आज आप स्टेट गवर्नमेंट को सवाल नहीं पूछ सकते हो। आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल पूछ सकते हो, जो कहते हैं कि नया कश्मीर, नया कश्मीर। 17 साल में हमने, मुझे 31 साल का हूं, मैंने आज तक ये वाक़या नहीं देखा है। आंखों में आंसू है, दिल रो रहा है, कहे तो किसको कहेंगे? हमले में अभी तक हम जानते हैं कि 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनके नाम आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है। इनमें से हर किसी की अपनी एक कहानी थी। किसी की 4 दिन पहले शादी हुई, कोई जीवन की तमाम दुश्वारियों के बीच घरवालों के साथ सुकून के 2 लम्हे बिताने गया, और इनमें से शायद किसी ने सोचा होगा कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी अचानक से बर्बर तरीके से खत्म कर दी जाएगी। हमारी संवेदनाएं मृतकों के घरवालों और उनके करीबियों के साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां, हमारी सुरक्षा बल जल्द से जल्द इस हमले के जिम्मेदार लोगों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस दौरान जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी अपडेट आ रहे हैं, उनके बारे में लेटेस्ट जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज़रूम का। पहलगाम के अलावा कश्मीर के 2 अन्य क्षेत्र भी हैं जहां से महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं, कुलगाम और बारामूला। इन दोनों की भूगोल जो है क्षेत्र का वो बहुत संक्षेप में समझ लीजिए। बारामूला पहलगाम से करीब 150-200 किलोमीटर दूर पड़ता है और बॉर्डर का इलाका है। कुलगाम जब आप पहलगाम से नीचे उतरेंगे, कश्मीर से नीचे की तरफ उतरेंगे, तो ये क्षेत्र पड़ता है। अब यहाँ से अपडेट क्या है ये भी बारी-बारी आपको बता देते हैं। हमले के अगले दिन यानी आज बुधवार को कुलगाम में एक गन फाइट की खबर वहां से सामने आई है। दरअसल पहलगाम में जब हमला हुआ है, इसके बाद कुलगाम में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान कुछ आतंकवादियों के वहां छिपे होने का इनपुट सुरक्षा बलों को मिला, गन फाइट हुई। ये जानकारी अभी शाम तक सामने आई है। इसमें अभी भी वहां पर ऑपरेशन जारी है, जैसा आप जान रहे हैं, पहलगाम से लेकर अन्य तमाम क्षेत्रों में, जिसमें कुलगाम भी शामिल है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और इस गन फाइट से जो भी अपडेट आएगा वो भी आपको बताते रहेंगे। अब दूसरे क्षेत्र में चलते हैं, जैसे कि होता है बारामूला। बारामूला में 2 आतंकवादी जो सीमा पार करके भारत में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे, घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे, उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 2 आतंकवादी जो घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे मारे गए। ये अपडेट बारामूला से है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से तमाम लोगों ने हमले की निंदा की है, हमले के जो हताहत हैं उनके प्रति संवेदना जताई है। कुछ खास नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं।
लेते हैं खेल जगत से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। विराट कोहली ने ट्वीट किया, लिखा है कि पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए हमले ने दुखी कर दिया है, मेरी संवेदनाएं मृतक के परिजनों के साथ हैं। शाहरुख खान ने ट्वीट किया, लिखा पहलगाम में जो हुआ उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है, ऐसे समय में हम सिर्फ भगवान का सहारा ले सकते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक देश के तौर पर हमें एक रहना है और इस बर्बर हमले के लिए न्याय की मांग करते रहना है। ये शाहरुख खान और विराट कोहली की बातें थी, लेकिन अन्य तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। एक और अहम बयान इस पूरे मामले में सामने आया, वो भी आपको बता देते हैं। ये बयान है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा है कि जिन निर्दोष लोगों की इस आतंकवादी हमले में जान गई है उनको न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा किया जाएगा। ये भी कहा है कि इसके लिए जो भी साधन इस्तेमाल करने पड़े वो सब इस्तेमाल किए जाएंगे। मनोज सिन्हा ने एक निर्देश भी जारी करा है पुलिस विभाग को, खासकर एसएसपी, एसपी, इस ग्रास रूट लेवल पर जो पुलिस अधिकारी जनता के साथ जुड़े हुए हैं, खास तौर पर उनके लिए ये निर्देश है कि जो पुलिस अधिकारी एसपी, एसएसपी लेवल पर हैं वो जनता के बीच एक विश्वास कायम रखने का प्रयास करें, पैनिक क्रिएट ना हो इसका भी प्रयास करें। ये निर्देश अभी तक मनोज सिन्हा की तरफ से दिए गए हैं और जो अपडेट आएगा बताएंगे। आज का लंदन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए अपने साथ और जब अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हो तब उनके लिए भी प्रार्थना करिए जो इस आतंकी हमले में गुजर गए।